बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया ही होगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2 मीनिंग, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज की क्लास का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। देखिए बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि स्टैटिस्टिक्स के ना मीनिंग दो होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा प्लूरल सेंस और एक होता है हमारा सिंगुलर सेंस। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ये कि प्लूरल सेंस वाली स्टैटिस्टिक्स और सिंगुलर सेंस वाली। प्लूरल सेंस का मीनिंग भी बताया था मैंने आपको, तो मैंने आपको वहाँ पर एक डेफिनेशन बताई थी स्टैटिस्टिक्स की, और मैंने आप लोगों को कहा था कि जितनी भी स्टैटिस्टिक्स की मीनिंग बताया गया है वो सभी के सभी क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आज उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, देखो बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स का जो मतलब होता है वो होता है विशेषताएं, कि स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस के अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहला पॉइंट बच्चों अगर हम देखें तो वो है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, इसको अगर हम सिर्फ ओवरव्यू पढ़ें, नाम से ही पढ़ें, तो क्या है, फैक्ट्स का क्या होता है, एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है बच्चों? एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? टोटल। चलिए, स्टैटिस्टिक्स आर नंबर ऑफ फैक्ट्स। स्टैटिस्टिक्स क्या है बच्चों? एक नंबर है किनका? फैक्ट्स का। सिंगल एंड आइसोलेटेड फिगर आर नॉट स्टैटिस्टिक्स, एज सच फिगर कैन नॉट बी कंपेयर्ड। जैसे कि यहाँ पर जो अभी तक बताया गया है, मैं देखो जितना भी ये जैसे फर्स्ट पॉइंट चल रहा है ना, तो उसका जितना भी रफ वर्क का काम होगा वो मैं आपको यहाँ पर इस छोटे से बॉक्स में बताऊंगा, रेक्टेंगुलर बॉक्स में। ठीक है, चलिए, ये क्या कहता है कि जो कोई भी सिंगल नंबर होता है, कोई भी सिंगल नंबर होता है, वो स्टैटिस्टिक्स नहीं होता। वो स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल नहीं होता। क्यों नहीं होता बच्चों? क्योंकि उनको कंपेयर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे बोलूं कि 100, क्या 100 कोई स्टैटिस्टिक्स है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप इस 100 को किससे कंपेयर करेंगे? अब 100 को अपने आप से तो कंपेयर नहीं कर सकते ना हम। तो कभी भी कोई भी सिंगल जो फिगर होती है वो स्टैटिस्टिक्स नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अ सिंगल एज ऑफ 30 ईयर इज नॉट अ स्टैटिस्टिक्स। अगर किसी पर्सन की एज 30 ईयर्स है तो वो एक स्टैटिस्टिक्स नहीं है। बट अ सीरीज रिलेटिंग टू द एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स विल बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। लेकिन अगर क्या हो बच्चों, इसका एक एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर बोलें एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स के अंदर, कि आपकी जो क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स हैं उनकी अगर मैं एज लिख दूँ, मीन्स मैं अगर यहाँ पर एज लिख दूँ कि भाई 16, 17, 15, किसी थर्ड स्टूडेंट की एज कितनी है, 15, 14, 10। अब ये सब जो नंबर ऑफ फैक्ट्स है ना, इन सब का एग्रीगेट ही क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स होता है। अब इनका अगर हम टोटल करेंगे तो एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स ही कहलाता है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये पॉइंट? अब देखो बच्चों, मतलब इसमें अगर हम डिटेल में मतलब इतना देखें, कोई भी सिंगल नंबर स्टैटिस्टिक्स नहीं होता। नंबर ऑफ जो कई सारे नंबर्स होते हैं, ठीक है, वो सब मिला करके उन सब का एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स ही स्टैटिस्टिक्स होता है। लेकिन हाँ, एक एक्सेप्शनल केस यहाँ पर मतलब ये होता है कि एक सिंगल नंबर भी स्टैटिस्टिक्स हो सकता है, लेकिन उसके लिए एग्जाम्पल क्या है ये देखो। A single figure of course can be called statistics when it is represented as an average or as a sum of various observation। कहता है कि एक, जैसे कि अब एवरेज होता है, एवरेज तो आपको पता ही है, एवरेज का मतलब क्या होता है कि सम ऑफ द टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ये एवरेज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, जैसे कि
यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, एवरेज मार्क्स से 75 इन अ क्लास विल बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। ये जो 75 है ना, ये 75 क्या है बच्चों, 75 मार्क्स ना एवरेज है। 75 मार्क्स क्या है, एवरेज। ये एवरेज जो होता है ये कई सारे नंबर्स को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मैंने बताया ना आपको फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे कि अगर मुझे इसी का ही एवरेज निकालना हो, ये जो मेरा डाटा है, तो इस डाटा को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए 16 + 17 + 15 + 14 + 10, आप इनको ऐड कर दीजिए और अपॉन में जितनी भी टोटल नंबर ऑफ हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं, यानी 1 2 3 4 5, आप इसको डिवाइड कर दीजिए। जो एवरेज आएगा वो एवरेज भी एक स्टैटिस्टिक्स हो सकता है, क्योंकि वो जो सिंगल नंबर है, ये 75 जो नंबर है ना, ये पूरे के पूरे डाटा को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अ सिंगल नंबर कैन ऑल्सो बी अ स्टैटिस्टिक्स। तो आई होप आपको ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा कि स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस में क्या होता है कि एक नंबर ऑफ द फैक्ट्स होता है। प्लूरल सेंस क्या होता है वो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कोजेज। अब जो यहाँ पर कहता है बच्चों कि जो फैक्ट होता है ना, वो कई कोजेज से, कई मल्टीपल कोजेज से अफेक्ट हो सकता है। इसको अगर हम देखें तो चलिए पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल फिगर डाटा आर इन्फ्लुएंस्ड बाय वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। जो न्यूमेरिकल फिगर होते हैं ना, वो क्या हो सकता है, इन्फ्लुएंस हो सकता है अलग अलग फैक्टर से। इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ एनी वन फैक्टर सेपरेटली बाय इग्नोरिंग अदर फैक्टर। आप जब कभी किसी एक फैक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो आप दूसरे नंबर को, दूसरे फैक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पर एग्जाम्पल ये दिया जा रहा है, स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ क्रॉप। यहाँ पर क्या एग्जाम्पल लिया गया है, यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है क्रॉप का। ठीक है, अब हम क्रॉप का क्या देख रहे हैं, से राइस इज अफेक्टेड बाय रेनफॉल। तो यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो है राइस का। ठीक है बच्चों, अब जो राइस है, राइस की जो प्रोडक्शन है, राइस की प्रोडक्शन ये अलग अलग फैक्टर्स से क्या हो सकती है, एक अफेक्ट हो सकती है। जैसे कि रेनफॉल, अब भाई बारिश अगर ज़्यादा हो जाएगी तो फिर जो चावल की खेती है वो ख़राब हो सकती है। ठीक है, अगर आपने अच्छे फर्टिलाइज़र्स का यूज़ नहीं किया, ठीक है, तो आपकी राइस की जो प्रोडक्शन है वो भी ख़राब हो सकती है। सीड्स, मेथड ऑफ कल्टीवेशन, मतलब कौन कौन से तरीके आपने कल्टीवेशन के लिए यूज़ किए होंगे उन्हें उगाने के लिए, राइस को उगाने के लिए। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी सेपरेटली द इफेक्ट ऑफ ईच ऑफ दीज फोर्सेज ऑन द प्रोडक्शन ऑफ राइस। अगर आप यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि अगर आपको राइस की प्रोडक्शन के बारे में जानना है, अब राइस की प्रोडक्शन मान लेते हैं कितनी हुई है कि एक विलेज की मान लेते हैं कि 1000 किलोग्राम प्रोडक्शन हुई है, एक एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पर। तो ये जो 1000 किलोग्राम ऑफ राइस की प्रोडक्शन है ना, ये रेनफॉल, सीड्स, फर्टिलाइजर से इफेक्ट करती है। कैसे करती है, क्योंकि देखो अगर रेनफॉल ज़्यादा हो जाएगा तो क्या पता 1000 किलोग्राम्स की प्रोडक्शन ही ना हो, 500 किलोग्राम्स की हो। अगर आप हाइब्रिड सीड्स का यूज़ ना करें, मतलब मॉडर्न सीड्स का यूज़ ना करें, तब भी आपकी क्या है, प्रोडक्शन अच्छी नहीं हो सकती है, कोई गारंटी नहीं है ना इस चीज़ की। तो अगर आपको किसी सिर्फ राइस की प्रोडक्शन के बारे में पता करना है तो सिर्फ और सिर्फ राइस एक नंबर नहीं देखेंगे, हम सिर्फ प्रोडक्शन नहीं देखेंगे, हम उससे अफेक्टेड जो मल्टीपल कोजेज होते हैं उनको भी देखेंगे। ठीक है, और वो मल्टीपल कोजेज कौन से होते हैं, रेनफॉल, फर्टिलाइजर, सीड्स, राइस की प्रोडक्शन के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। आप जो है ना स्टैटिस्टिक्स को हमेशा कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो बच्चों, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल टर्म्स में ही एक्सप्रेस कर सकते हो। कैसे, द स्टैटिस्टिकल अप्रोच टू अ सब्जेक्ट इज अ न्यूमेरिकल, सो एनी फैक्ट टू बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स मस्ट बी न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस्ड। मैंने आपको पहले भी बताया था न्यूमेरिकल का मतलब क्या होता है या फिर क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है।
ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में वहाँ पर अच्छी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स कौन से होते हैं और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं। अब जो न्यूमेरिकल यहाँ पर बोल रहा है, कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स को सिर्फ न्यूमेरिकल में ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है कि अगर यहाँ पर अगर आप ऐसे बोलें कि ईशा इज टॉलर देन मोली एंड अनन्या, ईशा जो है वो टॉलर है मोली और अनन्या से, विल नॉट बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन से टॉलर है या फिर स्मॉलर है तो वहाँ पर हम इसे स्टैटिस्टिक्स नहीं बोल सकते, क्योंकि वो कितना लंबा है कितना छोटा है ये नहीं पता हमको। हाउएवर इफ द सेम फैक्ट आर एक्सप्रेस्ड इन नंबर लाइक ईशा 154 सेंटीमीटर, मोली 120 सेंटीमीटर, अनन्या 60 सेंटीमीटर, विल कॉल देम स्टैटिस्टिक्स। आप इसको क्या बोलेंगे? स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कोई एक बच्चा था, ए पर्सन, उसकी जो हाइट थी वो कितनी थी? 154 सेंटीमीटर थी। एक बच्चा था एम, उसकी हाइट कितनी थी? 120 सेंटीमीटर। एक बच्चा था हमारा यहाँ पर ईशा, उसके अगर हम मान लेते हैं कि कितनी हाइट थी? 60 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पर हमने ले ली। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? यही स्टैटिस्टिक्स है, क्योंकि ये क्या है, इन्हें हम न्यूमेरिकली टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कहता है? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक इंटेलिजेंस, ब्यूटी, ऑनेस्टी एक्सेट्रा कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन दिस स्टैटिस्टिक्स। इनको ना आप स्टैटिस्टिक्स में इंक्लूड नहीं कर सकते। किनको? जैसे कि किसी की ब्यूटी हो गई, किसी की ईमानदारी हो गई, ठीक है, ये सब चीज़ें आप स्टैटिस्टिक्स में नहीं लिख सकते, क्योंकि हम इनको ना मेज़र नहीं कर सकते। आप इसे एग्जैक्ट वैल्यू में मेज़र नहीं कर सकते। किसी पर्सन के लिए कोई पर्सन ज़्यादा खूबसूरत है और वही पर्सन किसी के लिए ज़्यादा खूबसूरत नहीं भी हो सकता, तो ये एक अलग अलग वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पॉइंट, दैट इज स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड विद रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। स्टैटिस्टिक्स जब भी आप कलेक्ट कर रहे हैं, कलेक्ट मतलब आप जब इसे प्राप्त कर रहे हैं, जब आप इसे कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी के साथ ही कलेक्ट करना चाहिए। इन स्टैटिस्टिक्स डाटा इज कलेक्टेड विद रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एज ऑब्जर्व्ड इन अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स। देखो, एक हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मतलब आपको जो हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है ना, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, ये आपको मैथ में मिल सकती है, ये आपको अकाउंट्स में मिल सकती है। ठीक है, लेकिन इज नॉट इंसिस्टेड अपॉन स्टैटिस्टिक्स बिकॉज मास ऑफ डाटा इज इन्वॉल्व। अब जो स्टैटिस्टिक्स में जो होता है ना, स्टैटिस्टिक्स में आप हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी को अचीव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा डाटा होता है, मास ऑफ डाटा होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? मास ऑफ डाटा होता है। बहुत सारा डाटा होने के कारण आप एक हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ जनरलाइजेशन कैन बी अचीव विद रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी ओनली। यहाँ पर जो प्रोसेस होती है ना जनरलाइजेशन की, जनरलाइजेशन का मतलब होता है बच्चों सामान्यकरण करना। ठीक है, कोई भी जनरलाइज करना किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो वो क्या कहता है कि ये सिर्फ अचीव की जा सकती है एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी के साथ ही। ठीक है बच्चों, अच्छा यहाँ पर ना दो पॉइंट और आ रहे हैं, उनको वो डिस्कस कर लेते हैं। कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स शुड बी एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। स्टैटिस्टिक्स सिर्फ कैसे हो सकती है? या तो एन्यूमरेटेड हो सकती है या तो फिर एस्टिमेटेड हो सकती है। देखो बच्चों, एन्यूमरेटेड का मतलब क्या होता है? ठीक है, एन्यूमरेटेड का मतलब होता है कोई भी चीज़ गिना हुआ। ठीक है, एन्यूमरेटेड का मतलब होता है कोई भी चीज़ काउंटेबल, मतलब आपने उसे काउंट कर लिया, एकदम काउंटेबल है, यहाँ पे गिना हुआ, आपने उसे काउंट कर लिया, दैट इज कॉल्ड एन्यूमरेटेड। और एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है? देखो नाम से ही पता चल रहा है हम क्या कर रहे हैं, कोई एस्टिमेशन लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। कहते हैं कि एन्यूमरेशन इन्वॉल्व्स एक्चुअल काउंटिंग ऑफ द हेड्स। एन्यूमरेशन में आप एक्चुअल काउंटिंग करते हैं, मतलब जैसे कि आपको मैं आपको ये बोलता हूँ कि आपके पास मैं एक एग्जांपल ये देता हूँ कि
अगर आपसे कोई टीचर पूछ रहा है और आप अपनी क्लासरूम से बाहर हैं और आपसे एक टीचर पूछता है कि आपके क्लास में कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है, तो आपने तो उन बच्चों को काउंट किया नहीं था, तो आपने क्या करा, आपने ना एक एस्टिमेशन लगा लिया अपने दिमाग से कि भाई इतने बच्चे बैठे होंगे। आपने बोल दिया कि मैम देयर अबाउट द 40 स्टूडेंट्स हमारी क्लास में अभी प्रेजेंट है, लेकिन आपने ना वो अपने का अप्रॉक्स है, लेकिन वो आपने ना काउंट नहीं किए थे पर्टिकुलर हेड करके, उसे बोलते हैं एस्टिमेशन करना। लेकिन अगर आपको टीचर ने ये कहा जाके ये देख कर आओ कितने स्टूडेंट उस क्लास में आए हैं, तो आप पर्टिकुलर एक एक स्टूडेंट को काउंट कर रहे हैं, उसे बोलेंगे हम एन्यूमरेटेड, कि वहाँ पर आपने बताया कि 45 स्टूडेंट्स हमारी क्लास में इस टाइम पर प्रेजेंट है, तो आपने यहाँ पर क्या करा, काउंट किया है। वहीं सेकेंडली आपने क्या करा, तो दूसरी जगह पर एस्टिमेशन किया था। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, व्हेन वी से दैट 60 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास, वी आर एन्यूमरेटिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास। जैसे कि आपको मैंने बोला ना, अभी यहाँ पर एग्जाम्पल जो बुक में दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जैसे कि आप क्लास में जाकर के स्टूडेंट्स को काउंट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एन्यूमरेशन। आपने क्या करा है यहाँ पर, एन्यूमरेशन, एक एक बच्चे को काउंट किया है। बट व्हेन अ न्यूज़ चैनल सेज दैट देयर आर 5000 पीपल इन अ रैली, अगर कोई न्यूज़ चैनल वाले ये बोलते हैं कि 5000 लोग इस रैली के अंदर उपस्थित हैं या प्रेजेंट हैं, तो वहाँ पर वो न्यूज़ चैनल क्या कर रहा है, एस्टिमेट कर रहा है, क्योंकि इतनी भीड़ में एक एक पर्सन को काउंट करना बहुत मुश्किल है। वो वहाँ पर क्या करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं। ठीक है, तो एन्यूमरेटेड का और एस्टिमेटेड का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं फिफ्थ पॉइंट में। हमारा फिफ्थ पॉइंट कहता है स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस। जब भी आप स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई प्री डिटरमाइंड पर्पस होना चाहिए। इट इज़ ऑब्वियस दैट कि आपको ये पता होना चाहिए ना कि जब आपको किसी पर्सन ने कहा है कि डाटा कलेक्ट करो, ठीक है, तो डाटा कलेक्ट करने के लिए कोई ना कोई प्री डिटरमाइंड पर्पस भी तो होना चाहिए। आपके पास कोई पर्पस होगा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ही तो आप उस पर्सन से पूछेंगे। जैसे कि एग्जांपल में मैं आपसे बोलूं कि जाकर के आप लोगों को डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है, लेकिन आपको मैंने ये नहीं बताया था कि पर्पस क्या है। और मेरा जो पर्पस था वो ये था कि मैं एक कार मैन्युफैक्चरर हूँ और मुझे ये देखना था कि कितनी एक मंथली इनकम होती है एक मिडिल क्लास पर्सन की, ठीक है, ताकि मैं एक अपनी जो कार प्रोड्यूस करूँगा उसी रेंज के अंदर उस गाड़ी को लेकर आऊँगा, ठीक है, पर एनम के हिसाब से। लेकिन मैंने आपको ये बात बताई ही नहीं, मैंने अपना पर्पस आपको बताया ही नहीं। आप गए पर्सन के पास एक एक करके, आपने क्या करा, बस उनसे नाम पता कर लिया उनका, ठीक है, और वो क्या काम करते हैं ये पता कर लिया, और एक्सेट्रा क्वेश्चंस आपने उनसे पूछ लिए। लेकिन आपको मैंने जब बताया ही नहीं था कि इनकम पता करनी है, तो आपने इनकम पता भी नहीं की। तो स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करने का एक तरीका क्या होता है कि कोई ना कोई प्री डिटरमाइंड पर्पस होना चाहिए। ये वाला पॉइंट मैंने आपको पूरा एग्जाम्पल के तरह समझा दिया है। अब एक बार जरा यहाँ पढ़ लेते हैं कि थ्योरी में क्या कह रहा है। कहता है कि जो द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग स्टैटिस्टिकल डाटा मस्ट बी डिसाइडेड इन एडवांस। जब भी आपको स्टैटिस्टिकल डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए कोई ना कोई एडवांस में आपने सोचा हुआ होना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं हम डाटा कलेक्ट। अदरवाइज यूजफुलनेस ऑफ द डाटा कलेक्टेड वुड बी नेग्लिजिबल। जो डाटा की यूजफुलनेस थी ना वो बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। नेग्लिजिबल का मतलब होता है बहुत थोड़ा हो जाना, ठीक है, यूजफुल नहीं रहेगा वो डाटा। बिल्कुल ठीक है, मैंने आपको बोला था किस काम के लिए, और जो आप डाटा लेकर आ रहे हो वो कुछ खास नहीं है मेरे लिए। डाटा कलेक्टेड इन एन अनसिस्टमैटिक मैनर and without complete awareness of the purpose will be confusing। अगर आप एक अनसिस्टमैटिक मैनर के अंदर डाटा को कलेक्ट करेंगे और पूरी तरीके से कंप्लीट अवेयरनेस के साथ डाटा को कलेक्ट नहीं करेंगे तो वो कंफ्यूजिंग डाटा हो जाएगा एंड कैन नॉट बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ वैलिड कंक्लूजन। और उससे आपको जो कंक्लूजन निकालना था, ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल में हमने कार का लिया था ना कि मुझे कार मैन्युफैक्चर करनी है तो मैं कितने रेंज में लेकर आऊँ, तो मुझे एक वैलिड कंक्लूजन ही नहीं मिलेगा। समझ में आ गया आपको। चलिए बेटा सिक्स्थ पॉइंट देखते हैं। सिक्स्थ पॉइंट कहता है स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। अब स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करने का भी ना एक सिस्टमैटिक मैनर होना चाहिए। सिस्टमैटिक मींस ये मान लीजिए एक क्रम के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। फॉर एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी ऑफ डाटा, कोई डाटा के लिए एक्यूरेसी और जो रिलायबिलिटी होती है द फिगर शुड बी कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। वही बात है कि कोई भी डाटा को कलेक्ट करना है आपको तो एक सिस्टमैटिक मैनर में ही कलेक्ट करना है, ठीक है। इफ़ द फिगर्स आर कलेक्टेड इन अ हैफ हजार्ड मैनर, हैफ हजार्ड का मतलब बच्चों यहाँ पर क्या होता है मैं लिख देता हूँ।
हैफाजार्ड का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर रैंडम, ठीक है। हैफाजार्ड का मतलब होता है यहाँ पर रैंडम, ठीक है। रैंडम को हिंदी में बोलते हैं कर्म रहित, ठीक है। सिस्टमेटिक में मतलब कर्म के अनुसार, यहाँ हैफाजार्ड का मतलब हो गया कर्म रहित, यानी कर्म के अनुसार नहीं चलेगा। द रिलायबिलिटी ऑफ सच डाटा विल डिट्रियोइट, जो इस डाटा की रिलायबिलिटी होगी वो डिट्रियोइट हो जाएगी, खराब हो जाएगी अगर आप उसे सिस्टमेटिक मैनर में कलेक्ट नहीं करते हैं तो। बच्चों 7th पॉइंट है स्टैटिस्टिक्स शुड बी प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर। स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक दूसरे के, स्टैटिस्टिक्स शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। जो भी स्टैटिस्टिक्स, जो भी आप कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा करेंगे वो कैसा होना चाहिए, एक दूसरे से रिलेटेड होता है। चलिए देखते हैं कैसे। कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा इज जनरली डन विद द मोटिव टू कंपेयर। बिल्कुल ठीक है, जब आप कोई डाटा को कलेक्ट करते हैं तो हमारा ना एक सबसे बड़ा मुद्दा ये भी होता है कि हम उस डाटा को क्या कर सकें बच्चों, कंपेयर कर सकें, ठीक है। हम उस डाटा को क्या कर सकें, कंपेयर कर सकें। भाई अगर डाटा कंपेयर करेंगे ही नहीं तो फिर डाटा किस काम का, ठीक है। इफ़ द फिगर्स कलेक्टेड आर नॉट कंपेरेबल, अगर वो फिगर जो आपने कलेक्ट करी है वो कंपेरेबल ही नहीं है, देन दे लॉस अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर सिग्निफिकेंस, तो वो अपनी ना एक इम्पोर्टेंस खो देगा, ठीक है। अगर वो डाटा कंपेरेबल नहीं हो पाएगा ना तो वो अपनी इंपॉर्टेंस खो देगा वो स्टैटिस्टिक्स। कैसे देखेंगे यहाँ पर, फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन इट इज़ नेसेसरी दैट डाटा मस्ट बी होमोजीनियस, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पर ना दो वर्ड आएंगे, एक आएगा होमोजीनियस। डाटा ना दो प्रकार के होते हैं, शायद यहाँ पर लिखा नहीं है, आगे लिखा होगा बच्चों। दो प्रकार के डाटा होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाटा इन स्टैटिस्टिक्स, दैट इज फर्स्ट वन इज होमोजीनियस एंड सेकंड वन इज हेट्रोजीनियस। दोनों लिखे हुए बच्चों, दोनों ही लिखे हुए हैं, मैंने देखा नहीं था पहले। बता देते हैं कि क्या होता है होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है बच्चों एक रूप का जैसा होता है, सिमिलर, ठीक है। होमोजीनियस का मतलब होता है सिमिलर डाटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल भी लिया गया है, इट वुड बी मीनिंगलेस टू कंपेयर द हाइट ऑफ मैन विद द हाइट ऑफ द ट्रीज। अगर आपको ना ये कंपेयर करना था कि एक इंसान की जो हाइट है, ठीक है, एक इंसान की हाइट दूसरे इंसान की हाइट से कंपेयर करना था, तो वो डाटा के, और आपने अपने डाटा में क्या करा, लोगों को, हर एक पर्सन को, इसमें क्या थे, मेल भी थे, फीमेल भी थे और डिफरेंट टाइप्स में, मतलब एक एडल्ट भी था, चिल्ड्रन भी थे, सीनियर सिटीजन्स के पीपल भी थे, उन सबको आपने डाटा में कलेक्ट किया और मोटिव क्या था, हाइट कंपेयर करने का। तो वो डाटा कैसा कहलाएगा बच्चों, होमोजीनियस डाटा। होमोजीनियस मीन्स सिमिलर डाटा। लेकिन अगर आपको किसी पर्सन की हाइट को कंपेयर करना है, ठीक है, मतलब कंपेयर करना है किसी मतलब ट्री से, मतलब कोई पेड़ की जो हाइट है, तो वो डाटा कैसा हो गया, हेट्रोजीनियस डाटा हो गया, ठीक है। डाटा कैसा हो गया, वो वाला हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है बच्चों बहुजातीय, मतलब अलग अलग, डिफरेंट, ये बोल सकते हो आप एक तरीके से समझने के लिए, डिफरेंट जो होता है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा जो होता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर इंसान की हाइट को आप कंपेयर कर रहे हो ट्री से, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है, क्योंकि देखो दोनों की जो स्पेसिफिक है, जो जिनका जो ओरिजिन है वो अलग अलग है। ट्री क्या है, वो नेचर वाइज ज़्यादातर लंबे ही मिलेंगे आपको, और इंसान की जो एक स्पीसीज है वो अलग है, ट्री की स्पीसीज अलग है। तो इसलिए होमोजीनियस डाटा जो एक तरीके के होते हैं, हेट्रोजीनियस मीन्स जो अलग अलग हुए थे। यहाँ पे जो एग्जाम्पल था, इंसान को आप ट्री से कंपेयर नहीं कर सकते, ये डाटा कैसा हो जाएगा, हेट्रोजीनियस हो जाएगा। तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या देखा, आज की क्लास में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स के 7 पॉइंट्स को कवर किया था। सबके मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं, आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।